दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, सितंबर का महीना केंद्र की एनडीए सरकार के लिए एक ऐसी हकीकत लेकर आया है, जिसके बारे में उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हकीकत है देश भर में जगह-जगह नौजवानों के असंतोष, उनकी बुलंद आवाज और उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति की। किसने सोचा था उस समय जब 2014 में मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी कि एक समय ऐसा आएगा जब अरुणाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में उनके भाषण देने के समय ही नौजवान भाषण देने के समय ही एक 17 साल का युवक हिगन ओबी खड़े होकर झंडा लहराते हुए नारे लगाने लगेगा, विरोध प्रदर्शन करने लगेगा। कैसा नजारा था जिसमें प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे कि उन्हें अचानक मौन हो जाना पड़ा। सबने देखा कि उनके हाथ किस तरह बेचैनी से कांपने लगे। अरुणाचल प्रदेश में ही पक्के केसांग जिले में सरकारी स्कूल की 90 बेटियां रात भर 65 किलोमीटर पैदल चलकर प्रोटेस्ट करती रहीं कि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में अरुणाचल प्रदेश की यह तस्वीर अंदर तक हिला देने वाली है। इससे पहले जब मोदी जी मणिपुर गए थे, उस समय भी उन्होंने जनता के गुस्से का एक मुजाहिरा देखा था। उस समय मोदी गो बैक के नारों से मणिपुर की सड़कें गूंज उठी थी। जब पुलिस अरुणाचल प्रदेश में जब उस युवक को घसीट कर ले गई, तभी मोदी जी अपनी भाषणबाजी फिर से शुरू कर पाए। किसने सोचा था कि लद्दाख जैसे हमेशा अपने में मगन रहने वाला राज्य नौजवानों के विद्रोह से अचानक फट पड़ेगा और भाजपा के स्थानीय दफ्तर को ही जला डाला जाएगा। किसने सोचा था कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में, जिसे भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है, नौजवान पेपर लीक के खिलाफ गुस्से में भरकर खड़े हो जाएंगे। किसने सोचा था कि चुनाव की कगार पर खड़े बिहार में जगह-जगह बेरोजगारी और सरकारी वायदा खिलाफी से कुंठित युवक सड़कों पर निकल पड़ेंगे। पुलिस उन पर बार-बार लाठियां बरसाएगी, पर वे इसके बावजूद अपनी मांगें बुलंद करते रहेंगे। जयपुर में दुबई में हुए ब जयपुर में दुबई में हुए भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ेगा। राजस्थान में इसके कारण कई जगहों पर जय शाह और मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी देखी गई। इन लोगों का कहना था कि भारत पाकिस्तान मैच 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। कई भाजपा समर्थक ये पूछते हुए सुने गए कि जब ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के कथनानुसार जारी है, तब उस ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते समय भारत पाकिस्तान से क्रिकेट मैच कैसे खेल सकता है। मोदी सरकार के खिलाफ सितंबर में कई जगहों पर अचानक आंदोलनों के उभरने के पीछे एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है जो बहुत दिनों से खुद को व्यक्त करने के लिए बेचैन था। कहना ना होगा कि ये आंदोलन मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों से जुड़े हैं, लेकिन कुछ विश्लेषणों में इन्हें विपक्षी दलों या बाहरी ताकतों से प्रेरित बताने की कोशिश भी हो रही है। बाहरी ताकतों का आरोप तो पूरी तरह से बकवास है। जब भी सरकार खुद को कमजोर विकेट पर पाती है, तो ठीकरा काल्पनिक विदेशी ताकतों के दरवाजे पर फोड़ती है। ये मोदी जी की सरकार नहीं, उनसे पहले की सरकारें भी इस हथकंडे का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन जनता ने कभी भी इस हथकंडे की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां तक विपक्ष का सवाल है, अगर विपक्ष सरकार के विरोध में किसी आंदोलन को प्रेरित करता है या स्वयं आगे बढ़कर उसका नेतृत्व करता है, तो उसमें गलत क्या है? ऐसा करके विपक्ष अपने दायित्व का ही निर्वाह कर रहा होता है। हालिया खबरों, सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स के आधार पर इन आंदोलनों के मुख्य कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है। ये आंदोलन नेपाल के जैनजी विद्रोह से प्रेरित होने की अफवाहों के बीच उभरे हैं, लेकिन ज्यादातर आंदोलन स्वतंत्र रूप से उभरे स्थानीय असंतोष पर आधारित है। ये आंदोलन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें गवर्नेंस देने में बुरी तरीके से नाकाम साबित हुई हैं। चूंकि इन आंदोलनों की प्रकृति मुख्य तौर पर स्थानीय है और उसके बावजूद भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र सरकार और उसके पैरोकारों में काफी बेचैनी है। इससे साफ है, इनको लगता है कि स्थानीय प्रकृति के आंदोलन भी मिलकर अगर कहीं भी अगर कहीं अपना असर डालेंगे और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा होगी, तो उससे केंद्र सरकार भी उस एंटी इनकम्बेंसी की चपेट में आ सकती है। आइए सबसे पहले देखें कि लद्दाख में क्या हुआ। छात्रों और स्थानीय लोगों द्वारा मशहूर हस्ती सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 14 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल चल रही थी। 24 सितंबर को यह प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसमें बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई, पुलिस से झड़प हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। इस समय वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। आंदोलनकारियों की मांग थी कि लद्दाख को
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संरक्षण का सिक्स्थ शेड्यूल के तहत संरक्षण कानूनों का पालन हो और पर्यावरण आर्थिक अधिकारों की मांगें पूरी की जाए। मोदी सरकार ने स्वयं 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से लद्दाख को विशेष दर्जे का वायदा किया था, जो उसे आज तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार की नीतियों से लद्दाख की भूमि और उसके पर्यावरणीय संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शन को पुलिस की कार्रवाई ने और भड़काया, जिससे जेन जी के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के जरिए 5,000 से ज्यादा युवकों को जमा कर लिया। भाजपा समर्थक इसे कांग्रेस से जुड़े नेताओं द्वारा भड़काए जाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचू जैसे प्रतिष्ठित नेता ने इस वक्तव्य ने इस आरोप को ठेंगा से दिखा दिया है कि लद्दाख में कांग्रेस के पास इतनी बड़ी संख्या में युवकों को जमा करने लायक जनाधार ही नहीं है। लद्दाख की हिंसा को लेकर मोदी सरकार को फारूक अब्दुल्ला ने भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कश्मीर के साथ किए गए वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया और बातचीत से समस्या सुलझाने की अपील की है। अब्दुल्ला ने युवाओं की नाराजगी को समझने की बात कही और सोनम वांगचुक पर लगे आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताया है। अब आइए उत्तराखंड के देहरादून पर। वहां के छात्र आंदोलन के पीछे भी वही लाइलाज मर्ज है जिसे पेपर लीक कहते हैं। यह मर्ज मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के शासन की ही देन है। मैंने तो कम से कम अपने बचपन में कभी पेपर लीक का नाम भी नहीं सुना था। 22 से लेकर 24 सितंबर को युवाओं ने देहरादून में प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगाए गए। वे इस बात से बेहद नाराज थे कि भर्ती की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकारी नौकरियों के चयन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और युवाओं के लिए अवसरों की कमी होती जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। हालिया पेपर लीक स्कैंडल ने ट्रिगर पॉइंट का काम किया है, जिसने युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। इसे नेपाल मॉडल से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन यह दरअसल मुख्य रूप से राज्य सरकार के खिलाफ है। मणिपुर के चूराचांदपुर में जातीय हिंसा और विरोध का परिणाम यह निकला कि जब 14 सितंबर को मोदी जी की पहली यात्रा हुई तो उसके खिलाफ होने वाले प्रदर्शन हिंसक हो गए। यात्रा के बाद कुकी जो समुदाय ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसके पीछे 2 युवकों की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा था। मुख्य कारण था 2023 से चली आ रही कुकी मैतेई जातीय हिंसा, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार पर बार बार निष्क्रियता का आरोप लगता रहा है। मोदी की यात्रा को दिखावटी बताया गया और स्थानीय लोग शांति और पुनर्वास की मांग करते हुए दिखाई पड़े। यात्रा के दौरान मोदी का विरोध करने वाले बैनर को तोड़ने की घटना ने आग में घी का काम किया। मानवाधिकार संगठन इसे अल्पसंख्यकों के दमन के साथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार तो बिल्कुल चुनाव के कगार पर है। 1 महीने बाद, मेरे ख्याल से दिवाली के तुरंत बाद या हो सकता है उससे पहले, वहां पर अधिसूचना भी लागू हो जाए। वहां क्या हो रहा है? पटना और अन्य स्थानों पर छात्रों और किसानों द्वारा किया गया विरोध जारी है। सितंबर में पटना में छात्रों ने शिक्षक भर्ती के लिए रिक्तियों के खिलाफ मार्च निकाला। असम के जोरहाट में जाइए आप, वहां पर आदिवासियों के आरक्षण पर 20 से अधिक संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समस्या वही है जिससे पूरा देश परेशान है और सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। शिक्षक पदों की कमी, किसानों की पुरानी शिकायतें, 2020 के कृषि कानूनों का भूत और बेरोजगारी ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के नाम पर हो रही धांधली के खिलाफ विपक्ष द्वारा की गई जन कार्रवाई ने इन आंदोलनों को एक अतिरिक्त धार प्रदान कर दी है। समझने की बात यह है कि देश भर में बेरोजगारी की दर इस समय 20% से ऊपर है और युवा सोशल मीडिया से प्रेरित होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी है जिससे युवाओं को आपस में जुड़ने, गोलबंद होने और बिना किसी औपचारिक संगठन के नाम के संगठित होने का मौका मिलता है। नेपाल के सितंबर विद्रोह, जो भ्रष्टाचार और सेंसरशिप के खिलाफ था, ने भारत में जैन जी क्रांति की अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन ये आंदोलन मुख्य रूप से जनवादी प्रकृति के हैं और हर जगह इनके पीछे स्थानीय और केंद्र सरकार की विफलताएं हैं। दरअसल ये आंदोलन घरेलू है, इन्हें राष्ट्रीय रूप सरकार की निष्ठुरता के कारण प्राप्त हो रहा है। ये आंदोलन स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और इनके दौरान हिंसा का भड़कना न केवल चिंताजनक है, बल्कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की विफलताओं के ऊपर है।
सरकार को इनकी मांगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, वरना ये आंदोलन और फैल सकते हैं। उस समय सरकार के सामने और भी ज्यादा सांसद पैदा हो जाएगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस परिस्थिति को समझा है। उनका कहना है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और उसका सीधा संबंध वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और विकास के, आर्थिक समृद्धि के अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वह वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बनी रहती है। इसीलिए बेरोजगारी 35 से 45 साल के उच्चतम स्तर पर इस समय पहुंच चुकी है। हाँ, इस राहुल गांधी की इस खास बात पे देखिए, राहुल गांधी इसको जोड़ रहे हैं वोट चोरी के साथ, यानी तिकड़म करके, फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतने की एक प्रौद्योगिकी विकसित करने के साथ में। राहुल गांधी का कहना यह है कि सरकार जनता की समस्याओं पर, नौजवानों की समस्याओं पर, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, कुशासन की समस्या, इनको दूर करने में इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखाती क्योंकि उसे चुनाव में हारने का डर नहीं है। वो जानती है कि कोई भी कितना आंदोलन कर ले, कोई भी कितनी मांग उठा ले, बेरोजगारी कितनी भी बढ़ जाए, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, भ्रष्टाचार कितना भी बढ़ जाए, कुशासन कितना भी बढ़ जाए, उसे तो चुनाव जीत ही जाना है, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान और कानून से इतर चुनाव भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की संहिताओं से इतर एक जुगाड़ कर लिया है, वोट चोरी का जुगाड़ कर लिया है। इसलिए उसे लगता है कि हम फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए वो जनता की मांगों के प्रति पूरी तरीके से बेपरवाह है। नतीजा क्या हुआ है कि नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है, भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपने पब्लिक रिलेशन, अपनी पीआर, सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त रहते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है। क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे, जब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता रहेगा। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे, न वोट की चोरी सहेंगे। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति है। दोस्तों, राहुल गांधी तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन ये तो एक बहुत साधारण सी बात है। आप पक्ष में और विपक्ष में हो, ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि जब नाराजगी एक अरसे से जमा होती रहती है और फिर वह एक किसी खास समय पर एक ट्रिगर पॉइंट के कारण फूटती है, तो वह परिस्थिति इस बात का प्रमाण देती है कि लोगों की मांगों को लंबे अरसे से नजरअंदाज किया जाता रहा है। सवाल यह है कि क्या रोजगार की मांग कभी नाजायज हो सकती है? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता की मांग कभी नाजायज हो सकती है? क्या लद्दाख से केंद्र सरकार ने जो स्वयं वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने की मांग नाजायज हो सकती है? क्योंकि सरकार ने इन मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और वह निष्ठुरता से केवल सरकारी विज्ञापन देकर अपना छवि प्रबंधन करती रही। इसलिए सभी स्थानीय आंदोलन अब विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मोदी के लिए, उनकी पार्टी के लिए और सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अभी हाल ही में बिहार से एक समाचार आया, जब वहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक भाषण दे रहे थे, तो जिस जगह खड़े होकर भाषण दे रहे थे, वहां नीचे खड़े हुए नौजवान नारा लगा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह का वो वीडियो सब लोगों को याद है कि जब उन्होंने पब्लिक से पूछा गया, रवि राहुल बाबा आए थे, तो वो उनका क्या विषय था, तो लोगों ने कहा कि वोट चोरी। तो ये वोट चोरी का मसला जो है वो जनता के बीच में धीरे धीरे जा रहा है, और जब इस तरह के राजनीतिक प्रश्न जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता अपनी स्थानीय और आर्थिक समस्याओं को उनके साथ जोड़ लेती है और उसके बाद परिस्थितियां पूरी तरीके से बदलने लगती हैं। यह मोदी के लिए, उनकी पार्टी के लिए और सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो विभिन्न कारणों से जमा हो रही एंटी इनकम्बेंसी की धार तीखी होने लगती है। अगर सरकार ने इन हालात को काबू में करने के लिए तुरंत लफाजी और दमनकारी उपायों को छोड़कर सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो हालात विस्फोटक भी हो सकते हैं। दोस्तों, भाजपा और मोदी एक तरफ तो त्योहार के मौके पर बचतोत्सव मनाने के दावे कर रहे हैं,
अखबारों में खबरें छपवाई जा रही हैं कि नवरात्र के पहले दिन कारों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है। ऐसे में विरोध करने वाले नेताओं को और उन आंदोलनों के नेताओं को विदेशी एजेंट कहना सरकार के दिवालियेपन को ही दिखाता है। जाहिर है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो सरकार की विफलताओं का संचित परिणाम है। देश की राजनीति एक बड़े परिवर्तन की कगार पर खड़ी है। कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। ये वीडियो खास तौर से मैंने सरकार को चेताने के लिए बनाया है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरा आपसे रोज की तरह ही अनुरोध है कि आप नई परख के साथ जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, सहयोगियों, परिजनों और खास तौर से आपके परिवार में जो राजनीतिक रूप से सचेत युवक हैं, उनको भी नई परख के साथ जोड़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद।